नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम महाभारत के एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर बात करने वाले हैं। जी हस्तिनापुर की वो मशहूर रंगभूमि और वो शस्त्र कौशल का प्रदर्शन। बिल्कुल। ये वो दिन था जब कुरु राजकुमारों ने अपनी जो भी शिक्षा ली थी द्रोणाचार्य से वो दिखाई। हाँ, पर ये सिर्फ एक इवेंट नहीं था। यहीं पर अर्जुन और कर्ण, वो दो महारथी, पहली बार सबके सामने आए और यहीं से भविष्य के युद्ध की लकीरें खिंच गई। सही कहा। और हमारी आज की ये चर्चा ये महाभारत के इसी अहम हिस्से के एक विवरण पर आधारित है। तो हम कोशिश करेंगे समझने की कि कैसे ये सिर्फ तलवारें चलाना या तीर चलाना नहीं था, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि कैसे इसने दोस्ती, दुश्मनी, सम्मान, अपमान और शायद सबसे बढ़कर वो जिसे हम नियति कहते हैं, उसके धागे बुने। और इसमें वो गहरे सवाल भी हैं, है ना, कि क्या काबिलियत जन्म से आती है, समाज के नियम और किसी की अपनी प्रतिभा, इनमें टकराव कितना बुरा हो सकता है, इन सब पर हम देखेंगे जरा। तो चलिए शुरू करते हैं। वो माहौल कैसा था? हस्तिनापुर की वो रंगभूमि, कल्पना कीजिए जरा, खास इसी के लिए बनी हुई। हाँ, विशाल थी एकदम। चारों तरफ झंडे लहरा रहे हैं कुरुवंश के चिन्हों वाले। अच्छा। तोरण द्वार सजे हुए हैं फूलों से, मालाओं से। माहौल में एक उत्सव जैसा एहसास है। ढोल, नगाड़े, शंख सब बज रहा है। लेकिन एक उत्सुकता भी होगी, शायद थोड़ा तनाव भी। हाँ बिल्कुल, एक अनकही सी बेचैनी। दर्शक दीर्घा में कौन कौन थे? सभी बड़े लोग। महाराज धृतराष्ट्र तो थे ही, देख नहीं सकते थे, पर सुन रहे थे हर आवाज को ध्यान से। उनके पास भीष्म पितामह बैठे थे, अपने अनुभव से सबको परख रहे थे। कृपाचार्य भी थे, वो खुद भी गुरु हैं। और कुंती, वो भी तो थी। हाँ, कुंती भी थीं। चेहरे पर गर्व तो था बेटों के लिए, पर एक चिंता भी थी। शायद वो कुछ महसूस कर पा रही थीं जो होने वाला था। और आम जनता, शाही परिवार के अलावा हजारों लोग थे, राजधानी से, दूर दूर के गांवों से। सब अपने राजकुमारों को देखने आए थे। बड़ा उत्साह था। लोग नारे लगा रहे थे अपने पसंदीदा राजकुमारों के। एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद थी सबको। तो प्रदर्शन शुरू हुआ। राजकुमार आने लगे मैदान में। सबसे पहले युधिष्ठिर। हाँ, युधिष्ठिर। वो अपने भाले के साथ आए। उनका प्रदर्शन कैसा था? बहुत नियंत्रित, सटीक। मतलब उनमें गुस्सा या आक्रामकता नहीं थी, बल्कि एक शांति, एक स्थिरता थी, जैसा उनका स्वभाव था। उनके व्यक्तित्व जैसा ही। बिल्कुल। फिर आए गदाधारी, भीम और दुर्योधन। ओहो, ये दोनों। हाँ, ये तो जैसे पैदा ही हुए थे एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए। जब वो अपनी गदाएं लेकर उतरे और लड़ना शुरू किया, कहते हैं जमीन कांप गई। बाप रे। उनकी ताकत हर वार इतना जोरदार कि दर्शक भी डर जाएं। ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं था, इसमें वो पुरानी दुश्मनी की झलक भी तो थी। हाँ हाँ, साफ दिख रही थी, बचपन से जो चली आ रही थी। खैर, उनके बाद आए वो जुड़वां भाई, नकुल और सहदेव। नकुल तलवारबाजी में। हाँ, नकुल ने तलवारबाजी में कमाल की फुर्ती दिखाई और सहदेव ने घुड़सवारी में। घोड़े पर बैठे बैठे भी एकदम सटीक निशाना लगा रहे थे। जनता क्या कह रही थी? मतलब किसी एक तरफ झुकाव था क्या, कौरवों या पांडवों की तरफ? नहीं, शुरू में ऐसा नहीं लगा। लोग दोनों तरफ के लिए तालियां बजा रहे थे। जो भी अच्छा कर रहा था उसकी तारीफ हो रही थी। माहौल काफी निष्पक्ष था, कह सकते हैं, कम से कम तब तक। मतलब फिर कुछ बदला? हाँ, फिर द्रोणाचार्य आए मंच पर। आवाज गंभीर। उन्होंने हाथ उठाकर शोर शांत कराया और फिर उनकी आवाज गूंजी। अभी तक आपने राजकुमारों का कौशल देखा, पर अब मेरा सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन आपको शस्त्र विद्या की असली गहराई दिखाएगा। इस घोषणा के बाद तो सब अर्जुन का ही इंतजार कर रहे होंगे। बिल्कुल, सबकी नजरें दरवाजे पर। एकदम सन्नाटा, जैसे सबने सांस रोक ली हो। और फिर अर्जुन आए। कैसा था उनका प्रवेश? एकदम दिव्य। सुनहरा कवच पहने, सूरज की तरह चमकता हुआ, हाथ में गांडीव, चेहरे पर शांति, आंखों में आत्मविश्वास। किसी देवता की तरह लग रहे थे। से पहले ही दूसरे तीरों से उसके कई टुकड़े कर दिए। सोचिए जरा, निशाना, गति, समय, क्या तालमेल रहा होगा। अरे वाह। और फिर तीरों से एक दीवार सी बना दी हवा में, जैसे कोई शील्ड हो। कुछ भी फेंको वो रोक ले। ये तो कमाली था। ये कैसे संभव है? मतलब ये साधारण हुनर तो नहीं लगता। नहीं, ये उनकी एकाग्रता थी और दिव्यास्त्रों पर उनका अधिकार। पर बात यहीं रुकी नहीं। उन्होंने धनुष से आग पैदा की। आग? हाँ, आग। फिर पानी बरसाया,
फिर तेज हवा चलाई। ये सिर्फ लड़ाई का कौशल नहीं था, ये जैसे प्रकृति पर नियंत्रण था। ये दिखाता था कि द्रोण ने उन्हें सिर्फ हथियार चलाना नहीं सिखाया था, बल्कि गहरा ज्ञान दिया था, मंत्रों का, दिव्यास्त्रों का। जाहिर है लोग तो पागल हो गए होंगे ये देखकर। बिल्कुल, पूरा मैदान गूंज उठा, अर्जुन की जय, अर्जुन की जय। लोगों ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। कुंती की आंखों में आंसू थे, गर्व के। और द्रोणाचार्य? द्रोण के चेहरे पर संतुष्टि थी। उन्होंने अपना वादा निभाया था अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने का। उस वक्त तो यही लगा कि बस अर्जुन के सामने कोई नहीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो यहीं से आता है ना। जब सब अर्जुन की जय जयकार कर रहे थे तभी कोई भीड़ से निकला। हाँ, वही क्षण जिसने सब बदल दिया। शोर थोड़ा थमा ही था कि एक तेजस्वी नौजवान भीड़ से निकला और सीधा मैदान के बीच आ गया। कौन था वो? ऊंचा कद, शरीर पर कवच और कुंडल जो सूरज की तरह चमक रहे थे, हाथ में एक बड़ा सा धनुष, चाल में गजब का आत्मविश्वास और आंखों में एक चुनौती। ये कर्ण थे। कर्ण? उनका आना ही अप्रत्याशित था, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। वो मंच पर आए और उनकी आवाज शांत मगर मजबूत गूंजी। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारा कौशल वाकई अद्भुत है, पर जो तुमने किया है वो मैं भी कर सकता हूं, और शायद तुमसे बेहतर। सीधी चुनौती, सबके सामने। हाँ, पूरे मैदान में जैसे बिजली कौंध गई, सन्नाटा छा गया। लोग हैरान, धृतराष्ट्र बेचैन हो गए, भीष्म और द्रोण के माथे पर बल पड़ गए। कौन है ये जो अर्जुन को ललकार रहा है? और फिर कर्ण ने क्या किया? क्या उन्होंने करके दिखाया? कर्ण ने पहले द्रोण और कृपाचार्य से औपचारिक अनुमति ली, फिर धनुष उठाया, और फिर एक एक करके अर्जुन ने जो भी करतब दिखाए थे वो सब कर्ण ने दोहरा दिए, हूबहू। सब कुछ वही गति, वही सटीकता। हाँ, वही गति, वही सटीकता, और उतनी ही आसानी से। हवा में तीर तोड़ना, तीरों की ढाल बनाना, सब कुछ ऐसा लगा जैसे अर्जुन का ही कोई दूसरा रूप मैदान में हो। दर्शक, उनका क्या हाल था? वो तो हैरान रह गए होंगे। हैरान से ज्यादा स्तब्ध, जैसे कोई जादू देख लिया हो। अब तक जो भीड़ सिर्फ अर्जुन के नारे लगा रही थी, वो अब बट सी गई। हाँ। कुछ लोग कर्ण से भी प्रभावित हो गए थे। माहौल में एक अजीब सा तनाव आ गया, जैसे आसमान में दो सूरज निकल आए हों, दोनों बराबर के तेजस्वी। अर्जुन को कैसा लगा होगा? उनका गुस्सा तो स्वाभाविक था। हाँ, उनका आत्मविश्वास अब गुस्से में बदल गया। उन्हें लगा कि उनके सम्मान में कोई भागीदार आ गया है अचानक से। तो उन्होंने कुछ कहा? वो गरजे, कौन हो तुम? बिना बुलाए यहां आकर मुझे, मेरे गुरु और बड़ों के सामने चुनौती दे रहे हो? बताओ कौन हो? आवाज में गुस्सा और अपमान साफ था। कर्ण का जवाब अब भी शांत था, पर स्वाभिमान से भरा हुआ। मैं कर्ण हूं, तुम्हारी ही तरह एक योद्धा। मेरा धनुष मेरा परिचय देगा। शक है तो आओ, लड़ लो। ओहो, माहौल तो एकदम लड़ाई का बन गया होगा। बिल्कुल, दोनों आमने सामने, धनुष तने हुए, लेकिन तभी कृपाचार्य बीच में आ गए। द्वंद्व नहीं हुआ। कृपाचार्य ने रोक दिया? हाँ, आचार्य कृप जो नियमों के जानकार थे, वो आगे आए और बोले, वीर, तुम्हारा कौशल बहुत अच्छा है, पर इस रंगभूमि में द्वंद्व के नियम है। क्या नियम थे? नियम ये था कि केवल राजवंश का कोई राजकुमार या कोई राजा ही किसी राजकुमार से द्वंद्व कर सकता है। उन्होंने कर्ण से कहा, कृपा करके अपने वंश और माता पिता का नाम बताओ, ताकि पता चले कि तुम अर्जुन से लड़ने योग्य हो। और यहीं पर वो सवाल आ गया, जन्म का, कुल का, है ना? बिल्कुल, यहीं वो मोड़ आया जहां समाज के नियम प्रतिभा पर भारी पड़ गए। कर्ण का कौशल सबने देखा था, वो अर्जुन के बराबर थे, पर सवाल अब कौशल का नहीं, जन्म का था। और कर्ण अपना वंश वो बता नहीं सकते थे। नहीं, उन्हें पता था कि वो सूत, अधिरथ और राधा के बेटे माने जाते हैं, सारथी पुत्र, और ये बात उन्हें राजकुमारों के बराबर खड़ा नहीं करती थी उस समय के नियमों के हिसाब से। उनका सिर झुक गया, शर्म से, अपमान से। वो चुप रह गए। आंखों में दर्द था कि उनके हुनर की कोई कद्र नहीं, सिर्फ जन्म पूछा जा रहा है। और इस चुप्पी का फायदा उठाया गया? हाँ, भीम, वो जोर से हंसे और उन्होंने ताना मारा, अरे तो तुम सारथी के बेटे हो, तुम्हारा यहाँ राजाओं और योद्धाओं के बीच क्या काम? तुम अर्जुन से लड़ने लायक नहीं हो, जाओ
अपना चाबुक उठाओ और रथ चलाओ, वही तुम्हारा काम है। सूत पुत्र। सूतपुत्र, ये शब्द कितना अपमानजनक था सबके सामने। अपमान का घूंट पी लिया, और शायद यही वो नफरत का बीज पड़ा जिसने उन्हें पांडवों का दुश्मन बना दिया। ये दिखाता है कि कैसे ये सामाजिक नियम प्रतिभा को कुचल सकते हैं। बिल्कुल, और दिलों में नफरत भर सकते हैं। लेकिन तभी जब कर्ण अपमानित खड़े थे, एक और मोड़ आया। दुर्योधन आगे बढ़े। हाँ, दुर्योधन, ये भी अप्रत्याशित था। हाँ, दुर्योधन शायद पहले से ही पांडवों से, खासकर भीम और अर्जुन से जलते थे। उन्हें यहाँ एक मौका दिखा। उन्होंने देखा कि कर्ण कमाल का योद्धा है और अपमानित हुआ है। वो उठे और बोले, ये अन्याय है। वीरता जन्म से नहीं, कर्म से होती है। सही कहा उन्होंने आगे कहा, क्या शेर को राजा बनने के लिए कोई खानदान का सबूत देना पड़ता है? अगर अर्जुन से लड़ने के लिए राजा होना जरूरी है, तो मैं दुर्योधन अभी इसी वक्त कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा कदम था। सीधे नियमों को चुनौती। हाँ, और वो रुके नहीं, फौरन अभिषेक का सामान मंगवाया और वहीं सबके सामने मंत्रों के साथ कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया, अंग देश का राजा। फिर कर्ण को गले लगाकर बोले, मित्र कर्ण, आज से तुम मेरे भाई हो। कर्ण को कैसा महसूस हुआ होगा? एक पल पहले अपमान और अब इतना बड़ा सम्मान। वो तो जैसे अभिभूत हो गए, आंखों में आंसू आ गए उनके। पर ये अपमान के नहीं, कृतज्ञता के थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, राजकुमार दुर्योधन, तुमने मुझे वो सम्मान दिया जिसका मैं सपना भी नहीं देख सकता था। आज से मेरा जीवन, मेरा पराक्रम सब तुम्हारा है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हमेशा रहूंगा। और ये दोस्ती फिर आखिर तक निभाई उन्होंने। हाँ, ये वो वचन था जो कर्ण ने मरते दम तक निभाया। यहीं से कर्ण और दुर्योधन की वो गहरी दोस्ती शुरू हुई जिसने महाभारत में इतनी बड़ी भूमिका निभाई। दुर्योधन का ये कदम, क्या ये सिर्फ दोस्ती थी या इसमें कुछ राजनीति भी थी? अच्छा सवाल है। शायद दोनों बातें थीं। दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा पहचानी, उसे सम्मान दिया, ये उनकी उदारता कह सकते हैं। पर साथ ही उन्होंने अर्जुन की टक्कर का एक योद्धा अपने पाले में कर लिया, जो पांडवों के खिलाफ उनके काम आएगा। तो हाँ, ये एक स्मार्ट चाल भी थी। और उधर दर्शक दीर्घा में कुंती का क्या वजह ऐसा हो रहा था? ये कहानी का सबसे दुखद पहलू है। जब कर्ण का राज्याभिषेक हो रहा था, उनके वो चमकते कवच कुंडल देखकर कुंती पहचान गईं। ओह, उन्हें याद आ गया अपना वो बेटा जिसे उन्होंने जन्म के बाद नदी में बहा दिया था। वही बेटा आज उनके दूसरे बेटे अर्जुन के सामने खड़ा था, उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर। और विडंबना देखिए, उसे सम्मान कौन दे रहा था? दुर्योधन, पांडवों का सबसे बड़ा शत्रु। ये सब सोचकर कुंती बेहोश हो गईं। क्या उन्होंने किसी को बताया ये राज? नहीं, होश आने पर भी वो चुप रहीं। शायद समाज का डर था या पता नहीं क्या। लेकिन वो राज राज ही रहा। पर नियति ने तो अपना खेल शुरू कर दिया था। हाँ, ये घटना सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं थी। इसने अनजाने में ही कुरुक्षेत्र के युद्ध की तैयारी कर दी थी। एक ही माँ के दो बेटे अर्जुन और कर्ण अब अलग अलग खेमों में थे। उनके रास्ते अब अलग थे और अगली मुलाकात युद्ध भूमि में ही होनी थी। ये एक बड़ी त्रासदी की शुरुआत थी। तो अगर हम इस पूरे प्रसंग को देखें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? क्या सबक हैं इसमें? पहला तो यही और सबसे साफ कि असली टैलेंट, असली वीरता वो जन्म या खानदान देखकर नहीं आती। कर्ण इसका सबसे बड़ा सबूत है। उनका हुनर अर्जुन जैसा ही था, भले ही वो एक सारथी के घर पले थे। और दूसरी बात, समाज के नियमों और पूर्वाग्रहों के बारे में। बिल्कुल, ये घटना दिखाती है कि कैसे समाज के बनाए नियम और जन्म को लेकर जो सोच होती है, जैसे भीम का वो ताना या कृपाचार्य का नियम बताना, वो असल काबिलियत को अनदेखा कर सकती है और दिलों में कड़वाहट भर सकती है। ये चीजें एकता के लिए बहुत खतरनाक है। और अपमान का असर कितना गहरा हो सकता है? हाँ, एक छोटा सा अपमान, खासकर जब वो सबके सामने हो, वो जिंदगी भर की दुश्मनी बन सकता है। कर्ण के साथ यही हुआ। उस अपमान ने उसे हमेशा के लिए पांडवों से दूर कर दिया और दुर्योधन के करीब ला दिया, एक अटूट बंधन में। अक्सर बड़ी बड़ी त्रासदियों की जड़ें ऐसे ही छोटे अपमानों में होती हैं। तो अर्जुन और कर्ण की कहानी सिर्फ एक मुकाबले की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है किस्मत की, हालात की और इंसान के अपने चुनावों की। कैसे खून के रिश्ते भी समाज के दबाव और अपनी इच्छाओं के आगे हार जाते हैं। ये हमें रिश्तों की उलझन
और शायद भाग्य की ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। सच में महाभारत के उन यादगार पलों में से एक है ये, अपने ड्रामा और अपने गहरे संदेशों के लिए। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए, असली महानता आखिर आती कहाँ से है, जन्म से या कर्म से? और समाज जो दायरे बनाता है वो किसी की किस्मत को कितना तय करते हैं? कर्ण की जिंदगी इन सवालों का एक बहुत शक्तिशाली और दुखद जवाब देती है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं। अगली बार, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, हम देखेंगे कि राजकुमारों की शिक्षा पूरी कैसे होती है और कैसे गुरु द्रोण राजा द्रुपद से अपने पुराने अपमान का बदला लेते हैं। ये भी एक ऐसी घटना है जो आगे चलकर बहुत कुछ तय करेगी। तब तक इस पर जरूर सोचिएगा कि योग्यता और अवसर, इनके बीच संतुलन कितना जरूरी है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।